तो जैसे कि आप सभी को पता ही है कि इस समय तो जो करंट सिनारियो है उसमें सबसे मेन मुद्दा क्या है, ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चलती हुई वार। ऑल द टीवी चैनल्स आर शोइंग कंटिन्यूसली मिसाइल अटैक्स, ड्रोन अटैक्स। जब भी टीवी खोलते तो ऐसे ही दिखता है। तो मिसाइलें कैसे उड़ रही होती हैं, इस तरीके से उनका पाथ आ रहा होता है, यहाँ से गई, यहाँ से गई। और अभी बीच में तो वो क्लस्टर बम की भी बात करते हैं कि क्लस्टर बम एक्चुअली होता क्या है कि जो मिसाइल के अगले पोर्शन में, जिसको वार हेड बोलते हैं, वहाँ से बहुत सारे फ्रैगमेंट्स जो है वो यहाँ से जो है निकल कर अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाते हैं, टूट टूट के गिर जाते हैं। और ये एक 10 से 12 किलोमीटर का रेंज होता है जिसमें वो बिखर जाते हैं। तो ये सब जो पाथ हैं, जो रास्ते हैं मिसाइल के, ड्रोन के, क्लस्टर बम के, ये सब एक मूविंग कंसेप्ट है जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करके चल रही होती है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हम इसको स्टडी कर सकते हैं फिजिक्स में। तो क्या क्या इनसे रिलेटेड हमें समझना होगा। ये पाथ जो है वो किस शेप में है, इस पाथ का आगे क्या कंसिक्वेंस होता है जब ये क्लस्टर बम की फॉर्म में अगर इसमें से कुछ पार्टिकल निकल जाते हैं तो इसका पाथ क्या होता है, और उसके पीछे मेन डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, वो हम फिजिक्स की भाषा में इसको, इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज पाथ्स। दिस इज नोन एज प्रोजेक्टाइल। So what is a projectile? First of all, we must think what actually the projectile is. How can we define a projectile? Actually, any object which is moving under the effect of gravitation, gravity, is known as projectile. In this case, we neglecting the effect of air friction and air resistance as well. So what is projectile? The object which moves under the effect of gravity alone is known as projectile. Or there are two type of combination of motion when we explain the path of this projectile motion. We have to take two combinations of motions, particularly which are, first is horizontal motion, which is going with uniform velocity, and second is vertical motion is there, which is going on with uniform acceleration. जी, मतलब ग्रेविटी है तो फिर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन जी वहाँ पे काम कर रहा है। और वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट नो एयर फ्रिक्शन इज बीइंग कंसीडर्ड टू गेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। we use horizontal velocity into time। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो ये जो प्रोजेक्टाइल है, सपोज ये
यहाँ से u वेलोसिटी जो है इनिशियल से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। यहाँ से इसका जो एंगल है वो क्या है, अल्फा है। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। वी कैन divide the velocity into two components. One is horizontal component called u cos alpha and vertical component is u sin alpha. And when we apply this here, if the particle is at point, if the object is at point P, suppose x comma y, then coordinate y and abscissa x can be determined by horizontal distance x is equal to horizontal velocity is u cos alpha and time t. Suppose यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको t टाइम लग रहा है, तो टाइम t and y the vertical distance या vertical displacement जो आपको यहाँ coordinate जिसको बोल रहे हैं can be calculated by ut minus half gt square. You can say y can be found by ut minus half gt square, and I have taken u sin alpha vertical component of velocity here for the vertical displacement. First equation gives you t is equal to x upon u cos alpha, and when we put this value in the second equation, we get y is equal to u sin alpha x upon u cos alpha minus half g x upon u cos alpha whole square। u से u कैंसिल कर देंगे, we get y is equal to x tan alpha minus half g x square upon u square cos square। तो इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इक्वेशन इज ऑफ सेकेंड डिग्री इन x and first degree in y. Whenever a equation has two degree, one variable in first degree and one variable in second degree, then mathematically its path is पैराबोलिक। उस पाथ को क्या कहते हैं जिसमें एक वेरिएबल की डिग्री 2 और एक वेरिएबल की डिग्री 1 आ रही होती है, उसको क्या बोलते हैं, पैराबोलिक पाथ। तो ये जो पाथ है मैथमेटिकली दिस इज कॉल्ड पैराबोलिक। तो यू कैन से व्हेनेवर प्रोजेक्टाइल मूव्स अंडर ग्रेविटी इट्स पाथ इज पैराबोलिक। उसका जो पाथ होगा, रास्ता होगा, वो क्या होगा, पैराबोलिक। यानी वो पैराबोलिक पाथ को ट्रेस कर रहा होगा। ये जितने भी रास्ते, जितने भी पाथ यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं जो मैंने बोले हैं यहाँ पे, ये सब क्या है, पैराबोलिक पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कंक्लूजन इज दैट एन ऑब्जेक्ट विच मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल एंड प्रोजेक्टाइल पाथ पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक पाथ पर वो चल रहा होता है, प्रोजेक्टाइल पाथ इज ऑलवेज पैराबोलिक। बट इन दिस केस ये जो मोशन है वो न्यूटन ने किसके हिसाब से बताया? न्यूटन ने इस सारे डिस्क्रिप्शन को, सारे एक्सप्लेनेशन को बताया है सेंटर ऑफ मास के टर्म्स में। ये जो पाथ है पैराबोलिक ऑब्जेक्ट का, जो पाथ है वो आपका किस में चल रहा है, सेंटर ऑफ मास के टर्म्स में चल रहा है। अब व्हाट इज न्यू वर्ड स्टैंड हियर, मैं बात कर रहा हूँ सेंटर ऑफ मास की। तो समझते हैं पहले कि व्हाट इज सेंटर ऑफ मास, फिर हम आगे की बात इसमें करते हैं। तो हमें ये तो पता चल गया कि जो प्रोजेक्टाइल पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है, यानी जब मिसाइल प्रोजेक्ट हो रही है तो वो पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है। और अब जब क्लस्टर बम फटने की बात हो रही है तो इसके जो पार्ट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में उड़कर बिखर जा रहे हैं। तो फिर पैराबोलिक पाथ का क्या हुआ?
फिर अब कौन पैराबोलिक पाथ पर है? एक्चुअली क्लस्टर बम के फटने पे जो फ्रैगमेंट्स जा रहे हैं ये अपने ओन पैराबोलिक पाथ बना लेते हैं, इनके अपने पैराबोलिक पाथ यहाँ पर बन जाते हैं। तो इस एक्चुअल इनिशियल पैराबोलिक पाथ का क्या होगा? जब तक ये कलेक्टेड रहते हैं, इनका सेंटर ऑफ मास जो है वो कर रहा होता है एक्चुअली पैराबोलिक पाथ को ट्रेस। ये पैराबोलिक पाथ जो ट्रेस हो रहा है वो सेंटर ऑफ मास कर रहा है बॉडी के पार्टिकल्स का, ऑब्जेक्ट के, और बिखरने के बाद आफ्टर एक्सप्लोजन उन्होंने अपने अपने ओरिजिन से नए नए पैराबोलिक पाथ बना लिए। तो आई मीन टू से, मेरा कहने का मतलब क्या है, न्यूटन ने क्या बताया है कि सारी बॉडी का जो है मोशन आप एक्सप्लेन कर रहे हैं वो इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास कर रहे हैं। आप ये सोच के चलें कि एक पॉइंट ऐसा है जो चल रहा है, एक पॉइंट मानकर इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इसके पाथ को। पैराबोलिक पाथ क्या है? एक ही पॉइंट का है, एंड विच इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। वो है क्या? सेंटर ऑफ मास के टर्म्स में हम पूरी बॉडी के मोशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? Center of mass is a point where whole mass of the system is supposed to be concentrated. And the motion of the system remains unaltered. Motion of the system remains unaltered. ये सारा unaltered रहता है। If the forces acting on the body, on the object, the forces acting on the body, on the system, क्या होता है? Is applied at that point, is applied to be supposed at that point. तो इसके सेंटर ऑफ मास का मोशन है जो न्यूटन ने बताया। सारे फोर्सेस इसी पे लगे माने जा रहे हैं, बॉडी तो चल रही है बट ऑल द फोर्सेस आर सपोज टू बी अप्लाइड ऑन दिस पॉइंट एंड द होल मास ऑफ द बॉडी इज आल्सो बी सपोज टू बी एक्टेड एट दिस पॉइंट। तो सारा मोशन क्या है? सेंटर ऑफ मास। न्यूटन के कहने का मतलब है कि सारी बॉडी को नहीं बता रहा हूँ मैं, तो ये बता रहा हूँ कि उसका जो डायरेक्शन है, सेंटर ऑफ मास जा रहा है पैराबोलिक पाथ पर, उसी की वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की, उसी का एक्सीलरेशन है, उसी का पाथ भी पैराबोलिक लोकस शो कर रहा है, ऐसा न्यूटन ने बताया। मेरा कहने का मतलब है कि किसी बॉडी के मोशन में हम जब बात कर रहे थे कि बॉडी का मोशन है तो उसके एक्चुअली उसके सेंटर ऑफ मास का मोशन। तो इफ़ वी हैव टू पार्टिकल्स, सपोज m1 एंड m2, 100 kg का है, ये 200 kg का है, तो हमें इसका सेंटर ऑफ मास चाहिए। तो सपोज इसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन m1 का कितना है r1, m2 का कितना है r2 है। तो इसका सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है। तो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन होगी, अगर वो r से डिनोट कर रहे हैं तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं? r इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। जैसे 100 kg और 200 kg आपने एक i पे रख दिया, एक j पे रख दिया, वेक्टर उसका j है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा? 100i प्लस 200j अपॉन m1 प्लस m2, 100 प्लस 200। तो 100i प्लस 200j upon 300 will be the position vector of center of mass.
ऐसे ही आप एन पार्टिकल्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके एन पार्टिकल्स हैं तो इसको एक्सटेंड करके जनरल में लिख सकते हैं M1 R1 M2 R2 M3 R3 M4 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 Mn तक ले सकते हैं उसको आप। तो ये सेंटर ऑफ मास की बात है। तो प्रोजेक्टाइल पाथ पैराबोलिक होता है, लेकिन पैराबोलिक पाथ जो है वो किसी बॉडी के किसी सिस्टम के सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पाथ होता है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए आपको ये वर्ड यूज करना होगा। ये फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसकी हेल्प से आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी सिस्टम निकाल सकते हैं। कैसे भी आपको 4 पार्टिकल 5 पार्टिकल दिए हो सकते हैं, एक यहाँ रखा है, एक यहाँ, एक यहाँ, आपको इसका सेंटर ऑफ मास बताना होगा। तो आप इस फॉर्मूले में लगाकर एक्सटेंडेड को जनरलाइज करके उसके अंदर वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। दैट्स ऑल।